दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 7 का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले की वीडियोस को देखो ताकि आपको यूनिट 7 का पार्ट 2 समझ में आए। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद ही हमारी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने अभी भी वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पार्ट 2 में हम आज 2-3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि कभी कभी पेपर में आईएमसी के बारे में पूछा जाता है। हिंदी में इसका नाम है एकीकृत विपणन संचार अवधारणा। पर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब एक शॉर्ट नोट लिखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में आईएमसी कहते हैं। तो ये है क्या? एकीकृत विपणन संचार अवधारणा। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि हमारे जो व्यावसायिक फर्म होते हैं उनमें ये प्रैक्टिसेस की जानी चाहिए या ये प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जो संवर्धन होता है, मतलब प्रमोशन और विपणन मिशन के अन्य तत्वों में उचित समन्वय हो ताकि लक्ष्य बाजार में निरंतर एक अच्छी या प्रभावी फर्म की छवि बने। मतलब जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है, जो कि मार्केटिंग मिक्स होता है और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, उनके अंदर जो तालमेल बनाना होता है, जो संवर्धन बनाना होता है लोगों के बीच में, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आईएमसी के अंदर हम यही बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये ज़रूरी होता है। उसके अंदर हमें उनके बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। बाज़ार में निरंतर अगर एक अच्छी छवि बनानी है तो एकीकृत विपणन संचार व्यवस्था के माध्यम से, मतलब हम आईएमसी को यूज़ कर कर विपणन मिशन के अन्य तत्वों में तालमेल, मतलब समन्वय को स्थापित कर सकते हैं। कॉटलर तथा आर्मस्ट्रांग के अनुसार एकीकृत विपणन संचार वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक कंपनी अपनी अनेक संचार वाहिकाओं को एकीकृत एवं समन्वित करती है ताकि वह अपने संगठन एवं उत्पादों के संबंध में स्पष्ट, अनुकूल तथा सम्मोहक संदेश दे सके। मतलब कॉटलर के अनुसार हमने ये समझा कि जो कंपनी के अंदर जो संचार अवधारणा होती है उसके अंदर बहुत सारे संचार वाहिकाओं को यूज़ किया जाता है, पर मेन टारगेट ये होता है कि तालमेल बनाया जा सके। तो एकीकृत विपणन संचार के अंतर्गत लक्ष्य बाजार की संपूर्ण संचार नीति पर विचार किया जाता है ताकि ग्राहकों को भली प्रकार प्रभावित और प्रोत्साहित किया जा सके। संचार की यह अवधारणा परंपरागत अवधारणा से अधिक अच्छी है, प्रभावी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संवादात्मक क्रियाओं, मतलब प्रमोशनल जो एक्टिविटीज़ होती है उसके माध्यम से जो ग्राहक होते हैं उन एवं अन्य पक्षों से संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर हम आईएमसी के बारे में स्टडी करें तो मेन टारगेट हमारा ये होता है कि लोगों के बीच में तालमेल बनाना, मतलब जो व्यावसायिक फर्म होते हैं उनके बीच में। इस अवधारणा के लिए ये आवश्यक है कि संस्था के विभिन्न विभागों में उचित तालमेल बना होना चाहिए। आईएमसी के अंतर्गत संचार के विभिन्न माध्यमों से में तालमेल बिठाने का प्रयत्न किया जाता है। बाजार विविधीकरण तथा सूचना तकनीक के कार्य पर सुधार के कारण यह कार्य दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है। बाजार विविधीकरण को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एक यूनिट में, जिसमें हमने समझा बाजार विविधीकरण क्या होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट एकदम जिस जो जो सा प्रोडक्ट जिसको जैसा चाहिए होता है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। जैसे अगर कस्टमर को जैसे डिफरेंट टाइप के साबुन होते हैं, तो अगर कस्टमर को वो वाला साबुन पसंद है, अलग अलग साबुन को अलग अलग कैटेगरीज वाइज लगाया जाता है। तो इसे कहते हैं बाजार विभक्तिकरण, मतलब जिसमें प्रोडक्ट को उसकी विशेषता के आधार पर अलग कर दिया जाता है। तो कभी कभी संचार के विभिन्न माध्यम में समन्वय ना होने के कारण अगर जो कम्युनिकेशन है, अगर उसके अंदर जो तालमेल नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो गलत क्या हो जाएगा, गलत संदेश चले जाएगा, जिससे फर्म की छवि का खराब होने की संभावना रहती है। तो इसकी कुछ विशेषताओं पर या कुछ बातों पर हम विचार कर लेते हैं। कि पहली बात यह है कि उपभोक्ताओं एक बाजार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना पड़ता है। इसमें संचार व्यवस्था में व्यय की जाने वाली राशि पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन पर जो भी पैसा खर्च होगा उसके लिए सोचना पड़ेगा। यह निर्धारित करना चाहिए कि ग्राहक बाजार से किस बिंदु पर संपर्क स्थापित करेगा और कब उपयुक्त होगा। संचार की उपयुक्त योजना बनानी चाहिए, मतलब जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। संचार के विभिन्न माध्यमों के प्रतियोगी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। संचार के प्रभाव को जांचना चाहिए, मतलब जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यह है कि संवर्धन मिश्रण क्या है, इसके तत्वों का वर्णन करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आता है। हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ प्रमोशन मिक्स, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स।
तो ऑलरेडी हम प्रमोशन के बारे में तो पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उस यूनिट को जाके देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं कि संवर्धन मिश्रण है क्या। तो संवर्धन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका जो संबंध होता है वो ग्राहकों को वस्तु के संबंध में क्या करना होता है, आवश्यक जानकारी देना तथा उसकी बिक्री बढ़ाने के प्रयासों से है। वर्तमान युग में एक व्यावसायिक संस्था अपने उत्पादों के विषय में उपभोक्ताओं को जानकारी देने तथा उन्हें क्रय हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न संवादात्मक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम संवर्धन मिश्रण कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जैसे कि हम जानते हैं प्रमोशन क्या होता है। हर कंपनी चाहती है कि उसका उत्पाद बिके, तो उसको उत्पाद को बेचने के लिए जो भी वो एक्टिविटीज़ करती है अपने उत्पाद को प्रमोशन करने के लिए, उसी को उन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को मिलाकर हम उसी को प्रमोशन मिक्स कहते हैं। तो इस तकनीकों के प्रयोग का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति, बाजार दशाओं, इस साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। संवर्धन मिश्रण एक गयात्मक अवधारणा मतलब डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, गतिशील है, जो समय अनुसार क्या होता रहता है, परिवर्तनशील होता है। मतलब बार बार चेंज होता है। ये नहीं है कि एक बार वो हो गया तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। संवर्धन मिश्रण के तत्व हम पढ़ लेते हैं। एलिमेंट है या संवर्धन की जो पद्धतियाँ है, मतलब जो मेथड्स है उसको डिस्कस। पहली पद्धति है विज्ञापन, फिर दूसरी है व्यक्तिगत विक्रय, फिर है विक्रय संवर्धन, फिर है प्रचार, फिर है जनसंपर्क। तो इसको वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं। विज्ञापन क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, सारी चीज़ें। तो विज्ञापन हर कोई जानता है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, विज्ञापन मांग की रचना या वृद्धि करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें मौखिक और लिखित तथा चित्रित शब्दों के माध्यम से वस्तु और सेवाओं तथा विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग देख सकते हैं जब भी हम रोड पर जाते हैं, अलग अलग टीवी पर अलग अलग माध्यमों से की जाती है। और उनका क्रय करने के लिए उपभोक्ताओं को क्या, मतलब एडवर्टाइजिंग इसलिए तो की जाती है ताकि उपभोक्ता प्रेरित होकर उस सामान को खरीदे। तो विज्ञापन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल है जिनके द्वारा अव्यक्तिगत रूप से जनता को वस्तुओं तथा सेवाओं की सूचना दी जाती है और उन्हें इनका क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले पूरे समाज में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अवैयक्तिक विज्ञापन किसी माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नहीं होता है। विज्ञापन एक निश्चित विज्ञापक द्वारा किया जाता है, मतलब कोई एक विज्ञापक करता है इसको। जैसे कि मान लो कभी कभी वो एक्ट्रेसेस को ले लेते हैं, कभी एक्टर को ले लेते हैं, वो विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन के लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है, मतलब जो भी विज्ञापन करेगा उसको पैसे दिए जाते हैं। जैसे जो भी हमारे एक्टर्स होते हैं वो अपने चार्जेस लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो विज्ञापन संदेश लिखित, दृश्य, चित्रित हो सकता है। ये बात हमें नॉर्मली पता है सबको कि वो लिखित में भी हो सकता है, दृश्य मतलब जैसे हम देख सकते हैं वैसे भी हो, चित्रित भी हो सकता है। विज्ञापन का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना होता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी विज्ञापन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय वस्तु और सेवाओं की बिक्री का एक ऐसा विशिष्ट ढंग होता है जिसमें विक्रेता ग्राहक के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर विक्रय करता है तथा ग्राहक की क्रय आवश्यकताओं का अध्ययन करके उपयुक्त वस्तु उपलब्ध कराता है। मतलब पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट बंदा उपभोक्ता के पास जाता है और उसको उत्पाद को बेचता है और ग्राहकों को सुविधाएं प्रोवाइड करता है। उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन करके उसी के अनुसार वो उत्पाद प्रोवाइड कराता है। शार्लेकर के अनुसार व्यक्ति विक्रय से आश्रय बिक्री करने के उद्देश्य से अथवा अधिक संभावित ग्राहकों के साथ विक्रेता द्वारा किए जाने वाले वार्तालाप में मौखिक प्रस्तुतिकरण। रिचर्ड बुर्स्की के अनुसार व्यक्ति विक्रय एक उत्पाद के संभावित क्रेताओं के से संपर्क करने में निहित होता है। स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विक्रय करता है संभावित ग्राहक के मध्य एक व्यक्ति संप्रेषण है, मतलब एक कम्युनिकेशन का काम करता है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट सेलिंग होगी, तुम डायरेक्टली उपभोक्ता के पास जा रहे हो, ग्राहकों के पास जा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर तुमने डायरेक्टली उन्हीं के अनुसार उन्हीं की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया है। तो ये भी एक उसका पार्ट है हमारा प्रमोशन मिक्स का। थर्ड, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये विक्रेता इस संभावित क्रेता के मध्य प्रत्येक सजीव और आमने सामने रहकर किया जाने वाला विक्रय होता है, मतलब इसमें अलाइव होता है, इसमें सामने हमें करना पड़ेगा। ये क्रेता विक्रेता के मध्य पारस्परिक सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया आदि का विनिमय। ये विक्रेता द्वारा क्रेता की व्यक्तिगत सेवा सहायता की प्रक्रिया है। ये मस्तिष्क से मस्तिष्क तक संपर्क, माइंड टू माइंड अप्रोच करना पड़ता है इसमें। निजी अनुरोध और व्यक्ति भेंट इसका सारत्व है। ये ग्राहक को आकर्षित करने तथा इसकी इच्छा को प्रभावी मांग में बदलने की एक कला होती है। फिर है सेल्स प्रमोशन।
तो विक्रय संवर्धन से हासिल उन अनियमित एवं अल्पकालीन विक्रय विज्ञापन व्यक्ति विक्रय प्रचार को छोड़कर से है जो व्यक्ति विक्रय विज्ञापन को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा विशेष दशाओं में विक्रय बढ़ाने में सहायक होती है। मतलब सेल्स प्रमोशन में हम डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर और एडवर्टाइजिंग को छोड़कर जो भी अन्य कार्य किए जाते हैं उसको सेल्स प्रमोशन कहते हैं, और वो इस चीज़ को प्रभावशाली बनाती है ताकि और ज़्यादा सेल्स हो सके। फिर है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी हमें पता है प्रचार करना। रिचमंड और माइकल मेस्किन के शब्दों में प्रचार से तात्पर्य निर्माता तथा इसके उत्पादों से संबंधित किसी भी माध्यम से प्रकाशित होने वाली एक ऐसी सूचना से है जिसका निर्माताओं को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। मतलब हम देख सकते हैं अखबारों में अलग अलग वे में ये सारी पब्लिसिटी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रचार किसी संस्था, वस्तु और सेवा के विषय में किसी भी माध्यम द्वारा प्रसारित संदेश, सूचना और जानकारी है जो निःशुल्क प्रसारित हो जाती है और जो ग्राहकों में अनुकूल छवि या दृष्टिकोण का निर्माण करके संस्था के विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति में ये सहयोग देती है। तो आई होप आपको पब्लिसिटी के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें ये एकदम निःशुल्क होती है, आपको कहीं पे भी ये प्रकाशित होती है जहाँ से हमें सूचना के रूप में भी हो सकती है, जहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं, प्रचार सामान्यतः अवैयक्तिक होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है, मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप किसी भी माध्यम से इसको प्रचार कर सकते हो। गैर प्रचार सामग्री का सामान्यतः कोई प्रयोजक नहीं होता, ये ऐच्छिक रूप से संदेश के रूप में प्रसारित की जाती है। प्रचार प्राय निःशुल्क होता है, इसमें प्रचारक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता। प्रचार में जो सूचनाएं प्रसारित की जाती है वे व्यावसायिक संस्थान के वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। प्रचार की कंपनी और उसके उत्पादों का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रचार पर संस्था द्वारा नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है, जबकि संवर्धन के अन्य साधनों पर प्राय संस्था का नियंत्रण रहता है। मतलब प्रचार पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। प्रचार में विज्ञापन की अपेक्षा सत्यता का अंश अधिक होता है, मतलब ये ज़्यादा रियल होता है। प्रचार के अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे संगठनात्मक लक्ष्य की पूर्ति, जन सामान्य के समक्ष अपने विचारों को रखना, मर्त दृष्टिकोण, अपना पर्सपेक्टिव रखना, ये सारी चीज़ें ये प्रचार के कुछ अन्य उद्देश्य होते हैं। प्रचार में सदैव तीसरे पक्षकार जैसे समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन, टेलीविज़न आदि द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट तो क्या होता है, बोर्ड वोर्ड लगा देते हैं, बट प्रचार में ये सब नहीं होता। प्रचार में ज़्यादातर टीवी, रेडियो स्टेशन, पत्र, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। प्रचार जनसंपर्क का एक साधन होता है। प्रचार सदैव तटस्थ एवं निष्पक्ष स्रोत द्वारा किया जाना चाहिए। लास्ट है हमारा जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। सामान्य अर्थ में जनसंपर्क के अंतर्गत निर्माता तथा विभिन्न जनसों में जैसे कर्मचारी, पूर्तिकर्ता, स्कंधारी, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, प्रचार माध्यम, सरकार, स्थानीय समुदाय, व्यापारिक परिषद आदि के मध्य होने वाले संप्रेषणों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब पब्लिक रिलेशन में इन सारे लोगों को जोड़ा जाता है जो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कर्मचारी, सप्लायर्स, थोक व्यापारी, पूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, प्रचार माध्यम, सारी चीज़ों को। तो इसी को पब्लिक रिलेशन कहते हैं। मतलब एक साइकिल बना हुआ जिसमें हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार है। जनसंपर्क ये व्यापक शब्द है, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें निर्माता है उसके विभिन्न संस्थाओं के मध्य होने वाला एक संप्रेषण शामिल है, मतलब एक कम्युनिकेशन उनके बीच में होता है। इसमें अच्छे कार्य व अच्छा संप्रेषण दोनों शामिल होता है। इसका उद्देश्य विभिन्न जनसमूह में कंपनी के प्रति अनुकूल छवि और मनोवृत्तियों का निर्माण करना होता है। इसमें संस्कार विपणन प्रचार या फर्म की ख्याति में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत वो भी शामिल होता है। सो अभी तक हमने 5 चीज़ों को पढ़ा, प्रमोशन मिक्स के, जनसंपर्क के बारे में, पब्लिसिटी के बारे में, और विज्ञापन के बारे में, व्यक्तिगत सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम थर्ड ईयर में 2020 के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel, and we will meet soon in the next video.